शर्मा, शुरुआत बड़ी खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। 233 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बांटेंगे नियुक्ति पत्र। पुलिस विभाग में 233 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। खिलाड़ी कोटे से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। 11 बजे लोक भवन में होगा कार्यक्रम का आयोजन और इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात। आपको बता दें कि यहां पर 11 बजे लोक भवन में कार्यक्रम आयोजित होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि 233 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ये नियुक्ति पत्र बांटेंगे। पुलिस विभाग ने 233 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र वो बांटते नजर आएंगे। खिलाड़ी कोटे से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 11 बजे का वो समय जब ये कार्यक्रम आयोजित होगा। लोक भवन में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। हालांकि इस कार्यक्रम में लगातार नजर बनी रहेगी। हालांकि संबोधन भी होगा सीएम योगी आदित्यनाथ का। उस संबोधन के दौरान वो क्या कुछ बड़ी बातें कहते हैं, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। तो अपने आप में ये कार्यक्रम बेहद खास, क्योंकि यहां पर बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ लेकर आ रहे हैं। पुलिस विभाग के 233 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे और ये बड़ी खबर आप तक। 233 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ये बड़ी सौगात देने वाले हैं। नियुक्ति पत्र उनके द्वारा बांटा जाएगा और वो तस्वीर अपने आप में बेहद खास होगी। पुलिस विभाग में 233 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। खिलाड़ी कोटे से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। 11 बजे का समय बताया जा रहा है कार्यक्रम का। अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। अश्विनी, अपने आप में ये कार्यक्रम बेहद खास है, क्योंकि खिलाड़ी कोटे से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। क्या कुछ होने वाला है इस कार्यक्रम में? बिल्कुल, अगर बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार युवाओं को रोजगार देने के लिए कड़े कदम उठा रही है। देखा गया कि पिछले अगर 3 महीनों की बात करें तो लमसम 1000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ नियुक्ति पत्र बांटा गया। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की मुखिया हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकारी विभागों में जगह खाली हैं, वैकेंसीज हैं, तो उनको तत्काल प्रभाव से भरा जाए। अभी हाल ही में देखा गया, उन्होंने एक आदेश दिया था कि जिन भी विभागों में वैकेंसीज हैं उनको निकाल के वहां से एक पोर्टल बनाया जाएगा। पोर्टल पर लोड किया जाएगा, जिसमें विभाग आनाकानी ना कर पाए कि हमारे पास वैकेंसी है या नहीं है। सारा डेटा एक ही पोर्टल मिल जाएगा कि किस विभाग में कितनी वैकेंसी है। उसी हिसाब से अलग अलग विभागों को अलग अलग जो आयोग बनाए गए उनको भर्ती का जिम्मेदारी दी जाएगी। निश्चित तौर पर हाल ही में देखा गया था कि उत्तर प्रदेश में जो खेल कोटा होता है, स्पोर्ट्स कोटा से जो 233 जो आरक्षी हैं पुलिस भर में, उनकी भर्ती निकली थी। वो भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है और आज उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। निश्चित तौर पर 11 बजे लोक भवन में कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, इसके अलावा तो जो है खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत तमाम जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी, वो मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि कोई भी विभाग हो उसमें कहीं ना कहीं पहले भर्तियां निकलती थी तो कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार का बड़ा बोलबाला रहता था। युवा जो था उत्तर प्रदेश का भर्तियां फॉर्म भरता था, उसके बाद एग्जाम देता था, लेकिन उसको उम्मीद नहीं होती थी कि वो कितना भी मेहनती हो अंतिम चरण तक पहुंचेगा। लेकिन पिछले 5 सालों में 6 सालों में जो सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया है उनको जटिल किया गया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है कि कोई भर्ती होगी पूरी पारदर्शिता के साथ भी होगी। किसी भी किसी तरह का कोई जुगाड़ नहीं चलेगा। मेरिट लिस्ट के आधार पर पूरी भर्ती होगी और प्रति प्रक्रिया जो पूरी होगी लगभग ऑनलाइन होगी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो डेटा होता है वो फीड होगा, उसको हटाना, उसको मिटाना किसी के बस का नहीं होता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया जो की गई वाकई में युवाओं को भा रही है और उसी का नतीजा कहीं ना कहीं जब चुनाव होता है उत्तर प्रदेश के अंदर तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को युवा पसंद कर रहा है, क्योंकि उसका नतीजा है उसका जो 2019 में चुनाव देखा गया, 2022 का चुनाव देखा गया, तमाम अभी अन्य चुनाव भी हुए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज का जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री का बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जी ठीक है अश्विनी, बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो इसी बीच आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां बीएसपी प्रमुख मायावती ने बड़ी बैठक बुलाई है। संगठन में बड़े बदलाव का यहां पर ऐलान मायावती के द्वारा किया जा सकता है। 11 बजे बीएसपी पार्टी कार्यालय में ये बैठक होगी। वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर ये बैठक है। चुनाव की तैयारियों पर चर्चा यहां पर मायावती करेंगी। वहीं बैठक में मायावती संगठन की समीक्षा भी करेंगी। तो
तो ये बड़ी खबर है और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव और इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। इसी बीच लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर बैठक होनी है। बताया जा रहा है इस बैठक में मायावती संगठन की समीक्षा करती नजर आने वाली हैं। इसके साथ ही तमाम ऐसे विषय हैं जिसको लेकर यहां चर्चा की जाएगी। वरिष्ठ पदाधिकारी सभी जिलाध्यक्ष इस दौरान शामिल होंगे। 11 बजे का वो समय बताया जा रहा है जब बीएसपी पार्टी कार्यालय पर ये बड़ी बैठक होगी। इसके साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि संगठन में बड़े बदलाव का यहां पर बड़ा ऐलान भी हो सकता है। हालांकि इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी, लेकिन अब एक्टिव मोड पे बीएसपी नजर आ रही है। हालांकि इससे पहले जितने चुनाव हुए थे बीएसपी इतनी एक्टिव मोड पर नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब मायावती एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। लगातार बैठकों का दौर भी जारी है और लगातार अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क में भी वो हैं। इसी बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। अश्विनी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, जरा जानकारी उनसे लेते हैं। अश्विनी, इस बैठक के बारे में क्या जानकारी, क्या कुछ होने वाला है इस बैठक में, कौन कौन से ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा होगी? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के लिए लमसम 8 महीने का समय बचा हुआ है और ऐसे में कहीं ना कहीं सभी पार्टी हैं जो अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज जो है बहुजन समाज पार्टी है वो भी अपनी स्थिति मजबूत करने में लगी हुई है। हालांकि उसका पिछले 2 चुनाव में रिकॉर्ड खराब रहा, चाहे वो निकाय चुनाव रहे हों या फिर उससे पहले विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव में मात्र 1 सीट जो है बसपा के खाते में गई थी। वहीं जो निकाय चुनाव हुए थे, जो 2017 का निकाय चुनाव हुआ था, उसमें 2 नगर निगम सीटों पर बसपा का कब्जा था, लेकिन इस बार एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं झटका तो जरूर बसपा को लेगा और कहीं ना कहीं उसी को लेकर के अब बसपा सुप्रीमो हैं जो एक्टिव हो चुकी हैं, तमाम बैठकें लगातार कर रही हैं। इससे पहले भी देखा गया दिल्ली में उन्होंने बैठक की, उस दौरान भी तमाम निर्देश दिए। अब साथ ही साथ अब लखनऊ में बैठक होने वाली है जिसमें जो मुख्य तमाम जो इनके कार्यकर्ता हैं, तमाम पदाधिकारी हैं मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर इस दौरान कहीं ना कहीं जोनल इंचार्ज हैं उनको हिदायत दी जाएगी किस तरीके से काम करना। साथ ही साथ जो गठबंधन को लेकर के भी चर्चा हो सकती है कि क्या किसी के साथ गठबंधन में चुनाव में जाना चाहिए। हालांकि 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो बसपा सपा के साथ चुनाव लड़ी थी, उस दौरान 10 सीटों पर बसपा ने कब्जा किया था। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार अकेले अभी तक बसपा है, कोई भी बड़ी पार्टी उनके साथ में नहीं। हालांकि बसपा किसी मूड में भी दिखाई नहीं पड़ रही है कि वो किसी के साथ जाए। हालांकि कांग्रेस चाह रही है कि बसपा इंडिया का जो इंडिया बनाया गया उसका अभिन्न अंग बने। हालांकि अभी बसपा की ओर से कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी, इसमें इंडिया को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ जो पार्टी का विस्तार करना है, पार्टी जो संगठन का विस्तार करना, उस पर चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ किस तरीके से युवाओं को जोड़ना, उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा हाल ही में जो चुनाव हो रहे हैं जिन राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ठीक है अश्विनी, यहाँ पर अब बीएसपी की तरफ से तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही है। ये बैठक होगी और इस बैठक के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल की आज सॉफ्ट लैंडिंग। शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत इतिहास रचेगा। सफल लैंडिंग के बाद चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश भारत बन जाएगा। चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश यहां भारत बनेगा। तो एक बड़ी उपलब्धि भारत के नाम, लेकिन आज सभी की निगाहें रहेंगी कि क्या सॉफ्ट लैंडिंग होती है कि नहीं। लेकिन इससे पहले दुआओं का दौर भी शुरू हो गया है, कई जगहों पर हवन पूजन किया गया। इसी बीच भारत का मून मिशन यानी चंद्रयान 3 का लैंडर आज शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 के पास साउथ पोल पर सबसे पहले उतरने का मौका है। यहां अब तक कोई नहीं उतर पाया है। इसरो ने चांद की नई तस्वीर भी शेयर की थी। हालांकि आपको बता दें कि मिशन की सफलता के लिए देश में जगह जगह पर हवन पूजन भी किया जा रहा है। शाम 6:04 वो समय है जिस पर सभी की निगाहें रहने वाली है। सिर्फ देश की नहीं, दुनिया भर की निगाहें रहने वाली है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिशन चंद्रयान 3, हालांकि चंद्रयान 2 भी इसी मकसद से वहां पर भेजा गया था ताकि सॉफ्ट लैंडिंग यहां लैंडर कर सके। लेकिन हालांकि लास्ट मोमेंट पर कामयाब वो साबित नहीं हुआ। लेकिन अपनी
कमियों से और उस पूरी कमियों को समझते हुए यहां पर इसरो के जरिए एक बार फिर से अपना मिशन लॉन्च किया गया, चंद्रयान 3। अब यहां पर शाम 6:04 ये समय आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहां पर इतिहास भारत रचता नजर आएगा। सॉफ्ट लैंडिंग या चंद्रयान 3 की होगी। दुआ का दौर भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने 9 अगस्त को विक्रम की लैंडिंग को लेकर यह कहा था कि अगर सब कुछ फेल हो जाता है, कुछ भी काम नहीं करता है, फिर भी यह लैंड करेगा, बशर्ते एल्गोरिदम ठीक से काम कर सके। अगर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिलती है तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। तो चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल की आज सॉफ्ट लैंडिंग है और शाम 6:04 पर यह सॉफ्ट लैंडिंग होगी। सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत इतिहास रच देगा, और इतिहास इसीलिए क्योंकि आपको बता दें कि ये जो लैंडिंग होगी वो साउथ पोल पर होगी, और अगर ऐसा होता है तो भारत ऐसा पहला देश बन जाएगा। तो चंद्रयान मिशन के तहत इसरो चांद की स्टडी करना चाहता है। ये लगातार आपको बता रहे हैं क्या मकसद है। भारत ने पहली बार 2008 में चंद्रयान 1 की सफल लॉन्चिंग की थी, और इसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग में भारत को असफलता मिली थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि चंद्रयान 3 लॉन्च करके भारत इतिहास रचने वाला है। पूरा मकसद दुआओं का दौर शुरू हो चुका है, और लगातार इसके जरिए इसरो स्टडी करेगा। ये देखा जाएगा कि क्या चांद पर भूकंप आता है, और अगर भूकंप आता है तो किस गति से आता है, कैसे आता है, तमाम ऐसी स्टडी जो कि भारत के द्वारा की जाएगी। और यही वजह है कि सभी फिंगर क्रॉस कर इस वक्त सिर्फ इसी चीज को लेकर ये देखना चाहते हैं कि भारत इतिहास रचे। और आज नजर रहने वाली है शाम 6:04 पर, जब जो चंद्रयान 3 है वो लैंड करेगा। हालांकि पहला चंद्रयान 1 जो मिशन था वो 2008 में लॉन्च किया गया था, सक्सेसफुली रहा। 2019 में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग में भारत को असफलता जरूर मिली, लेकिन हार नहीं मानी गई। 4 साल के प्रयास के बाद चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई, और आज वो ऐतिहासिक पल भी सबके सामने है, जिस पर ना सिर्फ भारत की नजर है बल्कि पूरे देश की नजर है। यहां पर आपको फिर से बता दें कि भारत का मून मिशन यानी चंद्रयान 3 का लैंडर आज शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 के पास साउथ पोल पर सबसे पहले उतरने का मौका है, और इसलिए इस मौके को भारत बिल्कुल गंवाना नहीं चाहता है। यहां पर वैज्ञानिकों की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि 100% ये सफल रहने वाला है। देश का गौरव गान, चांद पर हिंद का चंद्रयान। चंद्रयान 3 की शुभ घड़ी आई, भारत ने रच दिया इतिहास। चंद्रयान 3 चांद के पास, देश के लिए ये क्षण गौरव करने वाला है। भारत इतिहास रचने जा रहा है। भारत का महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान 3 अपने अंतिम चरण में है। बुधवार 6:04 पर ये चांद की सतह पर लैंड करेगा। इसरो जब चंद्रयान 3 लैंडर को 23 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा, तो मिशन को अंतिम 15 मिनट में प्रवेश करना होगा। इस दौरान लैंडर को उच्च गति वाले क्षैतिज स्थिति से एक लंबवत स्थिति में स्थानांतरित करना होगा। अगर चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होता है तो वो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश भारत बन जाएगा। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक चंद्रमा पर विजय होगी। चंद घंटे बचे हैं, हम बातचीत करते हैं, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा दें कि यहाँ पे ये वो मॉडल रखे गए हैं। सर, एक ऐतिहासिक दिन रहने वाला है, किस तरीके से तैयारी है आप लोगों को? बिल्कुल लास्ट फेज तैयारी चल रही है। अभी डिसेंट जो बाकी है, बाकी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जितनी भी डेटा है, सारे सजेस्ट करते हैं, सिर्फ एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑल ओके। अभी फाइनली जो टचडाउन है ये 18 मिनट का टचडाउन है कल से 5:45 इंडियन टाइम में, और उसके बाद इसका 4 फेज़ में वो टचडाउन करेंगे।
18 मिनट में करीब इसकी वर्टिकल डिस्टेंस जो है करीब 30 किलोमीटर कवर करना है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस करीब 750 किलोमीटर कवर करना है। सो 4 स्टेज में ये टचडाउन होगा। 18 मिनट लगभग टाइम तैयार है। उसमें 4 स्टेज मैं बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेज जो होगा वो है, उसको बोलते हैं हार्ड ब्रेकिंग। हार्ड ब्रेकिंग फेज़ जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस 30 किलोमीटर से घटा के 7.42 किलोमीटर तक ले आएगा और स्पीड इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 1600 मीटर पर सेकंड से लेके 330 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सेकंड फेज़ जो है ये ऑल्टीट्यूड होल्ड बोलेंगे, उसको 10 सेकंड है। थर्ड फेज़ है स्मूथ ब्रेकिंग। स्मूथ ब्रेकिंग फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को ख़त्म किया जाएगा। ये टिल्ट हो चुका है, बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा। ये जो लैंडर जो है उसकी वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड एंड इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तब इसकी डिस्टेंस जो आफ्टर द एंड ऑफ दिस फाइनल जो सॉफ्ट स्मूथ ब्रेकिंग, यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा 1100 मीटर और वो 1100 मीटर के बाद फाइनल स्टेज दैट इज़ अ टर्मिनल डिसेंट स्टेज। टर्मिनल डिसेंट स्टेज 1100 मीटर है। इसमें वर्टिकल वेलोसिटी 2 मीटर 3 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट करके ये ऑलमोस्ट लेस देन 1 मीटर पर सेकंड में टच डाउन करना है इसको। मैम जरा इन सब चीज़ों के बारे में बताइए। मॉडल यहाँ पे रखा गया है, बड़ा ही ऐतिहासिक दिन कल होने जा रहा है और पूरा देश इस पर नज़र बनाया हुआ है। इन सब चीज़ों के मॉडल के बारे में बताइए, किस तरीके का इसका वर्क रहने वाला है। जी बिल्कुल। जैसे हमने ये एक छोटा सा रेप्लिका तैयार किया है इसको बेहतर समझने के लिए। प्रपल्शन लैंडर और विक्रम प्रज्ञान रोवर सतह पे चलकर सतह की मैपिंग करेंगे। बिल्कुल, तो सीधे तौर पे आप सुन रहे थे किस तरीके से यहाँ पे चंद्रयान 3 को लेकर कहीं ना कहीं तैयारी कर ली गई है। विजय राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर देश पूरे तरीके से आश्वस्त है। तैयारी भी पूरी है। लैंडिंग टालने का निर्णय उस समय लैंडर मॉड्यूल की सेहत, टेलीमेट्री डाटा और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर होगा। अगर उस समय कोई ऐसी वजह सामने आई जो चंद्रयान 3 को उतारने के लिए अनुकूल नहीं लगी तो लैंडिंग को टालकर 27 अगस्त के लिए निर्धारित किया जाएगा। वहीं अगर कोई समस्या नजर नहीं आई तो 23 अगस्त को ही लैंडर उतारा जाएगा। चंद्रयान 3 इतिहास रचने जा रहा है। चंद घंटे बचे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फॉर्मर इसरो के साइंटिस्ट हैं मनीष जी। मनीष जी, भारत के लिए ऐतिहासिक पल होने जा रहा है। काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं वो लम्हा देखने के लिए, वो क्षण देखने के लिए। क्या कुछ कहेंगे आप, किस तरीके से तैयारी है आप लोगों की? देखिए, अगर हम सोमनाथ सर ने एक बात बोली थी कि कुछ भी हो जाए, जो चंद्रयान 3 है इस बार वो सक्सेसफुली लैंड करेगा। तो इससे हमें पता चल जाना चाहिए कि जो तैयारियां हैं वो ऐसी हैं कि कॉन्फिडेंस 100% है। चंद्रयान 2 के वक्त हमने देखा कि काफ़ी मेहनत हुई लेकिन भारत को थोड़ी बहुत असफलता मिली। लेकिन चंद्रयान 3 की अगर हम बात करें तो चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 अलग कैसे है, बेहतर कैसे है? देखिए, जो वहाँ पे हमसे गलतियाँ हुई थी उन गलतियों को इसरो ने बहुत ही बारीकी से पहले तो ऑब्जर्व किया, उन गलतियों का कारण ढूंढा और फिर उन गलतियों को अब मिटा दिया गया है। गलतियाँ थी सॉफ्टवेयर के अंदर, गलतियाँ थी कुछ थ्रस्टर्स के अंदर, गलतियाँ थी सेंसर्स के अंदर, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो हटा दी गई हैं। पूरे सिस्टम को एक तरीके से एक नए रूप में बेटर प्रिकॉशंस के साथ, बेटर रेंजेस के साथ, एरर मैनेजमेंट की जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा दिया गया। तो हर चीज़ को बेहतर कर दिया गया। यहाँ तक कि लैंडिंग लेग्स जो हैं, जो अपना लैंडर है उसकी, उनको भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दी गई है। उसके लिए एक्स्ट्रा टेस्ट किए गए हैं कि इनकेस अगर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो और अगर हमें एक थर्ड के साथ गिरना भी पड़े तो लैंडिंग लेग्स को ऐसा बनाया गया है कि वो उस एक इम्पैक्ट को भी झेल जाएंगी। साउथ पोल का जिक्र हो रहा है कि साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत पहला देश हो जाएगा इस सफलता के बाद। तो क्या इसमें क्या कुछ रहने वाला है? क्या पहला वाकई में देश होगा? इससे पहले कौन कौन से देश वहाँ पे पहुँच चुके हैं? देखिए, एक्चुअली साउथ पोल पे लैंडिंग की कोशिश काफ़ी देशों ने करी है। जैसे अभी लूना 25 जो था रोस्कोसमोस का, वो भी साउथ पोल पे लैंड करना चाहता था। बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट रहा कि वो क्रैश लैंड कर गया चांद की धरती पे लूना। वो 21 तारीख को लैंड करने वाला था। तो साउथ पोल पे लैंड करने वाले हम पहले देश बनेंगे सॉफ्ट लैंडिंग करने की बात करें तो। और साउथ पोल पे सबसे पहले हमारा ही मून इम्पैक्ट प्रोब गया था चंद्रयान 1 में 2008 में, जहाँ पर हमें पता चला था कि हाँ, चांद की सतह में पानी भी है साउथ पोल के पास। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि काफ़ी देश ट्राई कर रहे हैं और अगर हम सबसे पहली बार करते हैं, ये वैसी बात है। मंगल पे भी काफ़ी स्पेस एजेंसीज ने मंगल पे जाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत एक ऐसा देश था जिसको पहली बार में सफलता मिली थी।
कहा जा रहा है कि अगर कल लैंडिंग नहीं होती है तो इसको आगे के दिनों में यानी कि 27 अगस्त को भी कराने की कोशिश की जाएगी, तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप, क्या वजह ऐसी रहती हैं? ये देखिए, ऐसा होता है ना, जब भी इतने बड़े मिशंस होते हैं तो वहाँ पर ऐसा तो कुछ है नहीं कि अगर हम लैंड न कर पाएँ तो हम वापस आ जाएंगे। तो वहाँ पर स्ट्रेटजी ऐसी रहती है कि जिस पोजीशन पे हम लैंड करना चाहते हैं, देखिए क्या है ना, 23 तारीख की ही डेट क्यों फाइनल करी, क्योंकि जो पोजीशन हमने ली है जहाँ पर हम चांद पर लैंड करना चाहते हैं वहाँ पर 23 तारीख को सूरज उगेगा, सनराइज होगा। दूसरी जो लोकेशन हमने ली है वहाँ पर जो सूरज है वो कुछ दिनों बाद दिखेगा। तो अगर हम 23 तारीख को प्रॉपर लैंड नहीं कर पाते हैं तो ये इसरो का ही डिसीजन होगा। उस वक्त जो साइंटिस्ट हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, वो डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है, क्योंकि अगर सब कुछ फेवरेबल नहीं है तो हम खतरा तो नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी हम एक बार चंद्रयान 2 को खो चुके हैं। तो अगर वो डिसाइड करते हैं कि नहीं अभी सब कुछ अनुकूल नहीं है, सब कुछ फेवरेबल नहीं है लैंडिंग के लिए, तो क्या किया जाएगा, हम 2-3 दिन का और इंतजार करेंगे। जो हमारी दूसरी लैंडिंग साइट है जहां पर 27 अगस्त को जहां पर सूरज की पहली किरण पहुंचेगी, सनराइज होगा, तो हम वहां पर लैंडिंग करने की कोशिश करेंगे। तो ये जनरल प्रोसेस है। रोस्कोसमोस जो है, रशिया ने भी ऐसे 2-3 साइट्स रख रखी थी कि अगर 21 को नहीं हुआ तो हम 23 को कोशिश करेंगे, नहीं तो 24 को कोशिश करेंगे। ये जनरल प्रैक्टिस होती है, क्योंकि ये डिज़ाइन का पार्ट है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक गड़बड़ हो और पूरा मिशन फेल हो जाए। मनीष जी का आखिरी सवाल रहेगा, चंद्रमा की तस्वीर के अलावा इस सफलता के बाद क्या कुछ वहाँ पे इसके जरिए पता लगाया जा सकता है? क्या वहाँ पे पानी की खोज की जाएगी या अन्य भी चीज़ों का वहाँ पे पता लगाने की कोशिश की जाएगी? क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका पता लगाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, काफ़ी इसके अंदर काफ़ी एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स जा रहे हैं, जो अपना विक्रम है और जो प्रज्ञान है। तो वहाँ पर वो चांद की सतह को पढ़ेंगे, चांद की मिट्टी को पढ़ेंगे, चांद की मिट्टी के अंदर क्या क्या मिनरल्स हैं उनको पढ़ेंगे। चांद की सतह के पास में सूरज की जो हाई एनर्जी पार्टिकल, हाई एनर्जी रेडिएशन आता है, उसके चलते प्लाज्मा की एक वो लेयर बन जाती है। तो प्लाज्मा की लेयर को पढ़ेंगे कि वो प्लाज्मा की लेयर जो है वो समय के साथ कैसे बदलती है। और एक ऐसा हमने वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी भेजा है, सिस्मोमीटर कहते हैं, जिसको जो चांद के ऊपर आने वाले क्वेक्स जो होते हैं ना, जैसे अपने भूकंप आता है वैसे चांद पर अगर भूकंप आ रहा है तो वो उसको भी पढ़ेगा। क्योंकि चांद के भूकंप की खास बात ये है कि अभी नासा जो है वो काफ़ी इंटरेस्टेड है इस पार्ट को एक्सप्लोर करने में, क्योंकि जो आखिरी ऐसे सिस्मोमीटर थे जो चांद पर काम कर रहे थे वो 1977 तक एक्टिव थे। इतने लंबे समय तक चांद की सतह के अंदर, चांद के अंदर उसकी गहराइयों में क्या हो रहा है इसके बारे में जानकर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।